नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न देश में भ्रष्टाचारी रहेगा न भ्रष्टाचार, लेकिन इसी के साथ विपक्ष उठा रहा है सवाल, और वो सवाल ये है कि एजेंसीज क्या बीजेपी के हाथ में सबसे बड़ा हथियार है। आज इस देश में तमाम जांच एजेंसियों की क्या भूमिका है, इसको लेकर प्रश्न विपक्ष लगातार पूछ रहा है, क्योंकि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, खास तौर पर जो सत्ता में हैं अलग अलग राज्यों में, उन सब के खिलाफ एजेंसी की कार्रवाई को विपक्ष जानबूझकर साजिश बता रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार करोगे तो फिर एजेंसी काम करेगी, और एजेंसी काम करेगी तो फिर छोड़ेगी नहीं। अगर प्रमाण होगा तो कोर्ट से भी राहत नहीं मिलेगी। आप आम आदमी पार्टी दिल्ली से शुरुआत कीजिए, जिसमें आप देख रहे हैं सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, राहत कोर्ट से नहीं मिल रही है। अब हेमंत सोरेन का मामला है, जहां पर ईडी की तरफ से वो कार्रवाई होने पर गए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप हाई कोर्ट पहले जाइए। ऐसे ही तमाम अलग अलग राज्यों में जिस तरह की कार्रवाई हो रही है। इससे पहले बिहार में आरजेडी पर भी कार्रवाई हुई है, खासतौर पर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, सबसे पूछताछ हुई है। सब कह रहे हैं जानबूझकर सरकार ये करा रही है। कितना भ्रष्टाचार, कितना सियासी हथियार, आज इसी पर चर्चा करेंगे। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी की तरफ से सांसद प्रवक्ता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अभय दुबे जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आ गए। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, नेता जेडीयू के, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आज हम लोग लाइव देखेंगे। पिछली बार तक मोदी सरकार पर बहुत हमलावर रहते थे, लेकिन नीतीश बाबू तो अब इधर से उधर चल गए, तो इनकी बोली भी उधर से इधर आ जाएगी। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। ईडी के 5वें समन पर भी दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 5वीं बार बुलाया, लेकिन वो एक बार फिर नहीं गए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहे। दूसरी ओर बीजेपी फिर सड़कों पर उतरी और दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही। खूब हंगामा हुआ, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। एक तरफ आम आदमी पार्टी की मोर्चाबंदी तो दूसरी ओर बीजेपी की घेराबंदी चलती रही। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। काउंटिंग करते टाइम उसमें इंडिया गठबंधन के 8 वोट उसमें गलत निशान लगा के उनको इनवैलिड कर दिया। अरविंद केजरीवाल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज एक बार फिर से वो ईडी के सम्मन को ठुकरा दिए हैं, तो कानून को ना मानने वाला, समाज को संदेश देने वाला हमारे दिल्ली के बच्चों को क्या संदेश जा रहा है। शराब घोटाले की हकीकत जानने के लिए अरविंद केजरीवाल को ईडी बार बार बुला रही है। 5 बार समन भेज चुकी है, लेकिन वो अब तक एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। उनकी पार्टी कहती है कि ईडी पहले हमारे सवालों का जवाब दे। आप किस हैसियत से बुला रहे हैं? एक्यूज बना के बुला रहे हैं, गवाह के तौर पर बुला रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रहे हैं, संयोजक के तौर पर बुला रहे हैं। लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सवाल ईडी से पूछा था, 5वीं नोटिस आ गई, लेकिन वो जवाब नहीं आया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ईडी कोई ऐसी विंग है जो सवाल के परे है। वहां ईडी जाने का ऐसा नहीं कि उनके सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन आपको एक क्लैरिफाई करना पड़ेगा ना। तो जब तक ये क्लैरिफाई नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। ये वही अरविंद केजरीवाल जी जो कल तक कहते थे अन्ना हजारे जी के आंदोलन में खड़े होकर कि पहले अपने को रिजाइन करना चाहिए, फिर सामने जाना चाहिए। लेकिन आज वो अपनी बातों से इसलिए बदले दिख रहे हैं, सुर बदले दिख रहे हैं, क्योंकि अब अपने पे बनाई है और सबूत सामने है, जेल जाने की बारी है, इसीलिए आज वो मुख बदले दिख रहे हैं। उधर झारखंड के सीएम रहे हेमंत सोरेन को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। आज तक के हाथ लगी एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन पर भानु प्रताप प्रसाद नाम के शख्स के साथ मिलकर अवैध संपत्तियों के खेल का आरोप है। सर्च के दौरान जांच एजेंसी को भानु प्रताप प्रसाद नाम के शख्स का मोबाइल फोन मिला। भानु प्रताप प्रसाद की मौजूदगी में मोबाइल के डेटा की छानबीन की गई। मोबाइल में लेन देन, अवैध जमीन का ब्यौरा मिला। मोबाइल से 8.5 एकड़ की जमीन की एक तस्वीर भी बरामद हुई। वो तस्वीर भानु प्रताप प्रसाद को सीएमओ ने सर्किल ऑफिसर की मदद से भेजी थी। उस जमीन के सर्वे के लिए भानु प्रताप प्रसाद खुद गया था।
हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच एजेंसियों को सबूत पर सबूत मिल रहे हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रतिशोध की राजनीति है, जो उत्पीड़न की राजनीति है, जो हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दिखाया है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे कार्रवाई करना मैं समझता हूं बिल्कुल लोकतंत्र को खत्म करने वाली बात है। आप देखिए कि पैसा कितना है इस व्यक्ति के पास कि मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन बड़े बड़े वकील जो है ये हायर कर रहा है, हाई कोर्ट में भी केस कर रहा है कि मेरी गिरफ्तारी गलत है, सुप्रीम कोर्ट में भी आ जाया। महाराष्ट्र में भी ईडी के एक्शन को लेकर बवाल है। गुरुवार को जांच एजेंसी ने शरद पवार के पोते रोहित पवार से दूसरी बार पूछताछ की है। संजय राउत के भाई संदीप राउत पर भी ईडी का शिकंजा कस रहा है। आज तक ब्यूरो। सवाल है कि ये सियासी चाल है कि जांच पर फिर बवाल है या फिर वाकई एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इससे पहले कि सुधांशु जी से पहला प्रश्न हम लोग दागे, आइए आपको सुना देते हैं जिस पर सदन में भी नोकझोंक हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, पीयूष गोयल ने उसका क्या जवाब दिया है, देख लीजिए। एक तरफ यानी देखिए संविधान के धज्जे कैसे उड़ाए जा रहे हैं। एक तरफ हमारे नीतीश कुमार जी इधर रिसिग्नेशन देते हैं, इधर रिसिग्नेशन देते हैं, उधर वो वोट लेते हैं। तो ये क्यों नहीं हुआ झारखंड में? ये क्यों नहीं हुआ? अगर वो हो सकता है 12 घंटे में रिसिग्नेशन हो सकता है, 12 घंटे में लिस्ट सबमिट हो सकती है। सर 1 मिनट 12 घंटे में लिस्ट होती है, 15 मिनट में उनको बुलाया जाता है, 5 मिनट में वोट लिया जाता है, 2 मिनट में दूसरा चीफ मिनिस्टर बन के उनको वोट दिया। ये शर्मनाक बात है। ये तो धज्जे उड़ाएगी। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का धज्जे आप उड़ा रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि झारखंड में इतना बड़ा कांड हो, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार साबित हो, किस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जमीन का घोटाला किया, इस सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी अभी भी उन मुख्यमंत्री के बारे में उनको डिफेंड कर रही है, उन मुख्यमंत्री के काम के बारे में कुछ स्पष्टीकरण नहीं दे रही है, भ्रष्टाचार के विरोध में कोई बात नहीं कर रही है। ये पुनः स्थापित करता है कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस भ्रष्टाचार को स्वीकार करता है। चलिए, जो आरोप पीयूष गोयल जी लगा रहे हैं उस पर मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन सुधांशु जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, भ्रष्टाचारियों को टारगेट कर रहे हैं विपक्षी सीएम्स को सिर्फ, क्योंकि आपके तो लोग सारे दूध के धुले। देखिए, जो लोग आज हमसे सवाल पूछते हैं, मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, एक फिल्म का डायलॉग होता था ना, 20 बरस पहले की बात है, तो मैं बता रहा हूं 30 बरस पहले की बात है। 1994 भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साबित हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड। कांग्रेस की नरसिम्हा राव की सरकार को जेएमएम के 3 सांसदों ने 1-1 करोड़ रुपए लेकर वोट दिया और इस कारण सरकार बची। ये तब किसी ने क्या मोदी जी, अमित शाह जी का नाम सुना था क्या? कहीं भाजपा थी सत्ता में? तो साहब ये तो पुराने हैं, इनके कारनामे बहुत पुराने हैं। और 1997 में लालू प्रसाद यादव जी जेल चले गए थे, तब तो भाजपा कभी दूर दूर तक सरकार नहीं आई थी। केंद्र में सरकार किसकी थी? जनता दल की, जिसमें लालू यादव जी खुद जिसके सदस्य थे। किसके सपोर्ट पर? कांग्रेस के सपोर्ट पे। अब पर्ची फाड़ते हैं 2014 के बाद मोदी जी के नाम के ऊपर। तो इनका तो पुराना इतिहास वही है। इसलिए इनमें से कोई बता दे कि अगर कोई इन दलों में से, मतलब ये जितने हैं, कांग्रेस, जेएमएम, आप जेएमएम, कांग्रेस आई, जितने मौसेरे भाई हैं, ये बता दें कि पिछले 2014 से पहले का 5 साल का समय बताएं, एक लोकसभा, जब इनके किसी न किसी नेता ने भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट, कचहरी और जांच एजेंसी के चक्कर न काटे हों। ठीक है, उस पर मैं जवाब लूंगी। अब मैं आज की देर में बिहार में चट इस्तीफा पट शपथ नीतीश बाबू के साथ हो जाता है, झारखंड में लटका रहता है मामला, ये भी तो समझाइए। देखिए, बहुत स्पष्ट है, बिहार में कोई चेंज थोड़ी हुआ। सीएम थे, सीएम है। वहां चेंज हुआ। अब देखिए, बदल जाता है, अनूठा राज्य है। नहीं, दूसरी बात, विपक्ष बदल जाता है, देखिए वही रहते हैं। देखिए, हम ये बजाने वाला बदल जाता है। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड में क्या हुआ, याद करिए, महाराष्ट्र में शपथ दिला दी थी तो कहते नहीं साहब वेरीफाई क्यों नहीं किया, भले ही सिग्नेचर किए हुए थे। अब अगर यहां कुछ घंटे का समय ले लिया राज्यपाल ने वेरीफाई करने के लिए, तो उस पर आपत्ति होने लगी। अगर समस्या थी, हम याद दिलाना चाहते हैं, एक नहीं कई बार, 22-23 अक्टूबर 97 को हमारी यूपी की सरकार बर्खास्त कर दी गई थी।
हम लोगों ने लाके पूरे 243 विधायकों की परेड करवा दी थी राष्ट्रपति भवन के सामने। और भी आप याद करिए, झारखंड में 2005 अर्जुन मुंडा जी की सरकार का शपथ नहीं कराया था, सैयद सिप्ते रजी उस समय राज्यपाल थे। और कोर्ट की प्रोसीडिंग पढ़ लीजिए, कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में यह लिखा था, इफ वॉट एवर द पिटिशनर इज सेइंग सीम्स करेक्ट, इट मींस द गवर्नर हैज डन ए फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। यह सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था 2005 आपके गवर्नर के ऊपर। हमने लाके पूरी सबके सामने काउंट करा दिया था। ये विधायक हैं, ये विधानसभा है, काउंट कर लीजिए। मगर आप तो नहीं कर पाए, आप तो जहाज में, फिर जहाज के अंदर धुंध दिख गई। अब क्या बताएं, ये तो जब से चले हैं राहुल गांधी जी यात्रा पे तो धुंधे धुंध दिख रही है आगे, ना जहाज बढ़ पा रहा है ना गाड़ी बढ़ पा रही है। अभय जी, भ्रष्टाचार आपके डीएनए में है, ये आरोप पीयूष गोयल जी लगा रहे हैं, जरा समझाइएगा। चाहे जेएमएम ब्राइबरी केस हो, चाहे लालू जी का चारा घोटाला हो, चाहे लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती कनेकों के खिलाफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस हो, तब कौन से मोदी और अमित शाह थे? तब तो आप ही लोग थे, सही केसेस होते थे। फिर क्यों आज ऐसा बोलते हैं? क्यों सब मतलब जिन पर आरोप है सबको डिफेंड करने आप क्यों आ जाते हैं? वही पढ़ा रहे हैं भ्रष्टाचार का पाठ, जिन्होंने मारे लंबे हाथ। एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष डिफेंस डील में पैसे खाते हुए जेल की सलाखों के पीछे सजा हुई है। कोई आजाद भारत के इतिहास में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है भारतीय जनता पार्टी। बंगारू लक्ष्मण जी को याद करिए, अभी कह रहे थे ना दूध के धुले हो जाते हैं, एक पुराना विज्ञापन है, दूध सी सफेदी कपड़ों में आए, सुना होगा सभी ने ना। तो दूध सी सफेदी सारे भ्रष्टों में आए, ईडी सीबीआई का डर भी ना समाए, जैसी है वो भाजपा में शामिल हो जाए। क्या कहते थे? अरे हेमंतो बिस्वा शर्मा, हेमंतो लुई बर्जर केस का आरोपी, जुलाई 15 में गए उसके दरवाजे पर और एक पुस्तिका निकाली। उन्होंने कहा ये भ्रष्टतम अपराधी है, इसको जेल की सलाखों के पीछे करेंगे। एक महीने बाद अगस्त माह में भारतीय जनता पार्टी में चला गया, सारे पाप धुल गए। वेस्ट बंगाल गए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने, भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। जैसे ही मुकुल ने भागना प्रारंभ किया, गले लगा लिया, अपने दल में शामिल कर लिया, सारे दाग अच्छे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा। शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रतिपक्ष बनाए, जिसपे कहते थे शारदा नारदा स्कैम के पैसे इसके खाते में जा रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी वाह, दाग अच्छे हैं। अब आप आ जाइए इधर, अजीत पवार, प्रधानमंत्री जी ने 7 दिन पहले आरोप लगाया, अजीत पवार पर आरोप लगाया कि 70,000 करोड़ का घोटाला। असली घोटाला वो नहीं था, असली घोटाला ये था। ये जुलाई 1 जुलाई को ईडी ने प्रेस रिलीज जारी किया कि अजीत पवार, सुनेत्रा पवार के खिलाफ पुख्ता प्रमाण है 826 करोड़ रुपए का घोटाला। अजीत दादा शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में, दाग अच्छे हैं। चार्जशीट में से अजीत दादा पवार और सुनेत्रा पवार का नाम हटा दिया। हसन मुंशरिफ, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि 40,000 किसानों का पैसा अपने बच्चों के खाते में ट्रांसफर कर दिया। वो हसन मुंशरिफ भारतीय जनता पार्टी की हेमंत सोरेन को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, हेमंत सोरेन पर कोई आरोप नहीं, उस पर भी आखिरी 10 सेकंड में मैं जवाब दूंगा। उस पर मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे, दूंगा मैं बिल्कुल। जितने पुराने केस थे ये किसके टाइम पे हुआ? इतिहास से इन्होंने इतना प्रतिशोध दिया। मैं तो वर्तमान के, ये सारे इनके हैं। हमने तो एक पर भी, इन्होंने ही आरोप लगाया, इन्होंने शामिल कर लिया। आ जाइए प्रफुल्ल पटेल, दाऊद इब्राहिम का दाया हाथ, इकबाल मिर्ची का साथी प्रफुल्ल पटेल, ये उसकी 5 मंजिला ये ईडी ने ये जब्त कर ली। आज कहां है पूछिए तो इनसे। अदिति तटकरे, जिस पर अजीत पवार के साथ उनके पिताजी पर आरोप लगाया कि वो शामिल है, आज वो अदिति तटकरे कहां है? भारतीय जनता पार्टी में। यही नहीं, भ्रष्ट सारे इनके यहाँ, आतंकवादी सारे इनके यहाँ, जितने अधिक आकंठ पाप में डूबे हो वो सारे भारतीय जनता पार्टी में। इन्होंने इतना ही नहीं नवाजा, आप सैफुल्ला फारूक, दुर्दांत आतंकवादी, पंडितों का हत्यारा, 10 साल जेल काटी और 1 साल पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया। जानते हैं क्या किया? उसको कश्मीर से वार्ड नंबर 33 से इन्होंने टिकट दिया। तालिब हुसैन, जो भारतीय जनता पार्टी के और हमारे देश के गृह मंत्री के साथ मंच साझा करता है, गांव वाले पकड़ते पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता है। तारिक अहमद मीर, एक दुर्दांत आतंकवादी, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के टिकट पर वो चुनाव लड़ता है। और आजाद भारत के इतिहास में पहला एक विजय माल्या का लुकआउट का नोटिस। मनीष सिसोदिया, इधर 16 नवंबर 16 अभी जिनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, आ जाएंगे। एक प्रमाण नहीं है। अच्छा क्या दिखाया? सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना आप सबको आज? 1 मिनट, आज सबको सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना? दिखाया वो 8.5 एकड़ जमीन उसके नाम नहीं है, हेमंत सोरेन के। ये कहा कि, और मुकदमा किसने दायर किया? उन्हीं की सरकार ने। और क्या था आरोप?
बोले सर्कल ऑफिसर को जो मैसेज भेजा एक दूसरे अधिकारी ने। कांग्रेस ये इन्वेस्टिगेशन किससे करवाती है? हम तो प्रमाण, हम इनसे पूछिए ना फिर ये जितने आप कह रहे सारे हैं ना कि एकदम हैं, बेकसूर है, तो आपने भी कुछ इन्वेस्टिगेशन किया होगा ना? सरनाई ईडी का नोटिस किसका, हमारा फिर तो कहीं और ले गए। ये सारे तो भावना गवली सुनिए 5 नोटिस भावना गवली, उसने कहा जैसे गाना सुना था ना, मैं के नहीं जाऊंगी तुम देखते रहियो, उसने कहा मैं ईडी के पास नहीं जाऊंगी तुम देखते रहियो, भाजपा में शामिल हो जाऊंगी तुम देखते रहियो। यशवंत यादव, यामिनी यादव, आप यशवंत यादव, यामिनी यादव, उनको भी ईडी के नोटिस। भारतीय जनता ये सरकार गिराने का सत्यप्रकाश जी, एक सेकंड सत्यप्रकाश जी, अब तो आप पर भी वो बीजेपी वॉशिंग पाउडर में आप लोग धुल गए हैं। इन पे आरोप क्या पहले से? अच्छा, कोई आरोप नहीं था, लेकिन ये जब बुरा मत मानिएगा, क्योंकि पिछली बार, एक सेकंड नहीं, पिछली बार तक मैंने आपको बहुत लड़ते हुए देखा है सुधांशु जी के साथ, तो ये कुछ रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ती है प्रवक्ताओं को कि आज स्वतः निकलता है? आज मैं सुनना चाहती हूँ कि आप बीजेपी के पक्ष में क्या कहेंगे, क्या एजेंसीज का एक्शन सही है? देखिए, हम विपक्ष में बहुत प्रखर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बहुत प्रखर रहे हैं, बहुत हमला किया है। ये इस बात का हमें बेहद गर्व है कि नीतीश कुमार की 46 साल की राजनीति, जनता पार्टी से लेकर जनता दल यूनाइटेड तक, वो सरकार में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री हैं पिछले 18 साल से। ईडी का कोई परिंदा, सीबीआई का कोई परिंदा विपक्ष में रहते हुए हमारे घर तक दस्तक नहीं दिया। ये साफ सुथरी राजनीति हमारी रही है। तो हम एजेंसियों के दुरुपयोग और इस पर थोड़ी बात कहेंगे जरूर, लेकिन भ्रष्टाचार पे दोहरा मानदंड नहीं हो सकता, ये हम मानते हैं। किसी भी पार्टी के लोग हों, भ्रष्ट हैं यदि, तो उनको कोर्ट जाकर जवाब देना चाहिए। जितनी बार किसी के घर ईडी गई है, जांच हुई है, आज तक कोर्ट ने किसी को राहत नहीं दी। तो क्या करें हम? मान लें अदालत भ्रष्ट है, मान लें अदालत किसी सरकार से मिली हुई है। क्या ये मानना चाहते हैं कि कांग्रेस मानना चाहती है कि अदालतें सरकार से मिली हुई है? क्या ये आरोप ये लगाना चाहते हैं? किसी भी मुद्दे पर आपको ईडी में राहत किसी भी को नहीं मिली है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप ये तुरंत मान लें कि वो व्यक्ति या तो अदालत से भी ना बरी हुआ हो तो मतलब अदालत मिली हुई है। दूसरा बात, अगर इनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कुछ लोग भ्रष्टाचार के किसी मामले में शामिल रहे हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी से स्पष्ट कहेंगे कि बिल्कुल उन चीजों पर आप सामने तथ्य रखिए कि आखिर उनमें क्या मसला है, कि क्या इनका आरोप सही है, और अगर नहीं है तो उस पर जांच करा के दूध का दूध, पानी का पानी करिए। संजीव झा की बात, 5 सेकंड, 5वां समन है ना ये अरविंद केजरीवाल जी को। अगर कुछ गलत नहीं है तो जांच में क्यों नहीं सहयोग करना है? मतलब हम लोग में से कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कोई भी जांच एजेंसी बुलाए और हम कहें हम तो नहीं जाएंगे, हमको तो टारगेट कर रही है सरकार। जाना तो पड़ेगा ना भाई, जांच एजेंसी है, कुछ तो सैंक्टिटी, और वो खुद इनकम टैक्स में काम कर चुके हैं, उनको तो पता है क्या होती है इसकी गंभीरता। इसीलिए पूछ रहे हैं। देखिए, दो बात समझिए, मोडस ऑपरेंडी क्या है, क्योंकि अभी बात हेमंत जी की हो रही थी और दो हेमंत आपके सामने हैं, एक हेमंत सोरेन, एक हेमंत बिस्वा शर्मा। देखिए, दोनों पे सीबीईडीआई का प्रकोप था। एक हेमंत बिस्वा शर्मा ने भाजपा ज्वाइन कर लिया, ईडी सीबीआई सब गायब हो गया और वो असम का मुख्यमंत्री बन गया। दूसरा हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन भाजपा जाने से मना कर दिया, इनको आंख में आंख डालकर चुनौती देते रहे, किस तरह से कोविड में गड़बड़ी उसके बारे में बताते रहे, तो आज वो जेल में है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्लियर मैसेज है कि अगर पहले जांच एजेंसी जाएगी, हमारे पास अगर आ जाओगे तो तुम पाक साफ हो जाओगे, हमारे पास अगर नहीं आओगे तो तुमको जेल जाना पड़ेगा। अब जो आपने सवाल किया, एक बात समझिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वही ईडी ने आम आदमी पार्टी को एक पार्टी बनाया है। अरविंद केजरीवाल जी बस इतना पूछ रहे थे कि क्या आप एक के तौर पर बुला रहे हो, या आप गवाह के तौर पर बुला रहे हो, या आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रहे हो, या आप आम आदमी पार्टी के सदस्य, बता दो मुझे। लगातार 4 बार चिट्ठी लिखने के बावजूद एक ही तरह का 24 शब्द का क्या ईडी संविधान से परे कोई एजेंसी है? और अगर चिट्ठी लिखी गई, एक मुख्यमंत्री लिख रहा है, क्या ईडी का जवाब नहीं आना चाहिए? तो मुझे ये लगता है, ये देखिए, ये सारी जो समन है ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में तैयार होती है। ईडी सीबीआई कोई स्वायत्त एजेंसी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के एक विंग की तरह काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वो एजेंसी करती है। ईडी का समन नहीं, बीजेपी का समन आता है, ये उनका आरोप है। जवाब दीजिए, फिर आप लोग के सवाल हो तो यहाँ आ जाइए। हाँ। देखिए, इन दोनों की बातों का क्रमवार जवाब देता हूं। हाँ। पहले तो ये बताइए, झारखंड में कांग्रेस के सांसद साहू जी थे तो 351 करोड़ तो सबने सबके सामने देखा है, उसमें तो कोई ईडी की जरूरत नहीं थी।
अरे भैया 351 करोड़ रुपए सामने दिखा और उसके बाद आप आकर, इसीलिए तो एक दूसरे का सपोर्ट करना है। हमारे सांसद ने लोकायुक्त में शिकायत की हुई है कि हेमंत सोरेन जी के परिवार की 82 ऐसी संपत्तियां हैं जो कि उनके नाम पे है, ना जो इनकम टैक्स में शो की गई हैं, ना हलफनामे में शो की गई हैं। दूसरा, मैं इनसे कहना चाहता हूं अभय दुबे जी से, हमने जिन नेताओं पे आरोप लगाया एक के खिलाफ भी केस विड्रॉ नहीं किया है, मगर आपने जो कहा स्टैंड आपने चेंज किया। आपने अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर, शारदा पे इनका ऑफिशियल स्टैंड है कि शारदा जैसा कोई स्कैम हुआ ही नहीं। जिसको आप कहते हैं अजीत पवार का, उस समय इनकी सरकार का, हमने कहा आरोप है, हमने आरोप विड्रॉ नहीं किया है। ये कहते हैं ऐसा स्कैम हुआ ही नहीं, आज कहते हुआ था, हम भ्रष्ट थे, हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार किया था और इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार किया था। मुझे लगता है अपने को भ्रष्ट का सर्टिफिकेट देने के ऐसे उदाहरण नहीं मिलते हैं। दूसरा, आपने कहा बंगारू लक्ष्मण जी को डिफेंस डील में, मैं चुनौती देता हूं, डिफेंस डील का नाम बता दीजिए। वो एक विचित्र केस था जिसमें कि वो मुकदमा बेस ही नहीं अवेलेबल था, मगर फिर भी हमारी सरकार के जमाने में कार्रवाई हुई। मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा मान्यवर, थोड़ा सा भैया जी भावनाओं में बह के ज्यादा बोल गए, हमारे यहाँ आतंकवादी बोल गए। भाई साहब, जो हाफिज को साहब बोले, ओसामा को जी बोले, इशरत को बेटी बोले, अफजल को हारात का मारा बोले और बुरहान वानी के लिए ये बोले, ये तो आपके किसने बोला है? शशि थरूर ने, मणिशंकर अय्यर ने, फलाने ने, और उसके बाद आप कहते हैं वो हमारा था। और मैं एक और बात कहूंगा लास्ट में, देखिए एक मिनट, देखिए प्रोग्राम सर अपने टर्न पे बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए। अभय जी, अभय जी बुरहान वानी के घर गया, अब तालियां नहीं बजाएंगे आप लोग? अरे लो, इनको भी हड़काने लगे, बताइए, ईडी को छोड़िए, पब्लिक को हड़काने लगे। भाई गजब है भाई प्रोग्रामिंग। अब सुनिए, अब एक चीज और सुनिए। अरे भाई अपने टर्न पे बोलिए। भाई आतंकवादियों पे ताली आप बजाएं, उनके घर मुआवजा लेकर ये जाएं, ये हाफिज का वीडियो अवेलेबल है कांग्रेस की तारीफ करते हुए। अब एक अपने टर्न पे बोलिए। अभय जी गलत बात है, मैंने आपके में नहीं बोला, मुझे पूरी बात करने दीजिए। अब देखिए, जब ईडी का सम्मन आया तो भाई वो जलवा तो जो केजरीवाल जी दिखा रहे हो तो सोनिया जी और राहुल जी ने नहीं दिखाया। कम से कम वो चले तो गए, कह रहे पहले बताओ, हम तुम्हारा क्वेश्चन लेंगे। और देखिए प्रोग्रामिंग क्या है, मैं दर्शकों से कहता हूं, देखिए दोनों कैसे प्रोग्रामिंग में साथ खड़े हुए हैं। एक ने कहा है छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने कहा भूपेश बघेल से ज्यादा करप्ट मुख्यमंत्री नहीं हुआ, साथ में खड़े हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जो शराब का घोटाला हुआ है उसमें इनके लोगों को जेल जाना चाहिए, ये साथ में खड़े हैं। और साथ में तो क्या खड़े हैं, ये एक दूसरे को बेईमान कहते थे, भ्रष्ट कहते थे, ये कहते थे और बच्चों की कसम खाते थे। और आज क्या हो गया, बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। गजब की प्रोग्रामिंग चेंज की आप लोगों ने। अभय जी, ये सवाल तो बनता है, इनको तो आप बार बार कहते हैं कि इनके डर से सब इनसे मिलते हैं। हालांकि नीतीश कुमार में आप जवाब नहीं दे पाएंगे कि वो क्यों मिले हैं, लेकिन आप इनसे कैसे मिल गए? मोदी का डर लग गया? देखिए, मुझे जवाब कोई तो वजह होगी ना कि आप आम आदमी पार्टी केजरीवाल से आपने समझौता कर लिया, इन्होंने आपकी सरकार को उखाड़ फेंका था आंदोलन करके। देखिए, लड़ाई बहुत बड़ी है, देश के प्रजातंत्र पर खतरा। ये उत्तर देखिए, ईडी ने 5,901, एक सवाल का आप जवाब, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, ये गलत है, गंभीरता से जवाब दे रहा हूँ। 5,901 मुकदमे हैं साथियों। कितने केसेस में ईडी ने कार्रवाई की बताकर जाइएगा सुधांशु त्रिवेदी जी। आप जानते हैं 10 साल में 25, सिर्फ 25 मुकदमे, जोरदार ठहाका लगाइए, सिर्फ 25 आरोपियों को सजा दिलवा पाई है। और क्या कहते हैं ये लोग कि 96% कन्विक्शन, मतलब 25 में से 24 को सजा दिला दी तो 96%, 5,000 मुकदमे। ये न्यायालय ने कहा संजय राउत के लिए कि बेवजह संजय राउत को इतने दिनों जेल में डालकर रखा, कोई प्रमाण उनके खिलाफ नहीं है। विपक्षी नेताओं से रिश्ता कबूलने के लिए करंट लगा रहे हैं। जो भी पार्लियामेंट में लोग घुसे थे, करंट लगाकर प्रताड़ित कर रही भारतीय जनता पार्टी की पुलिस और कहती है कि नाम ले लो प्रतिपक्षी दलों का और आरोपी बना दो इनको। ये मेरे सवाल का जवाब है। सुनिए मेरी बात, आप उनसे जो मिल गए वो समझाइए ना, क्या नरेंद्र मोदी के डर से, इनके हैट्रिक रोकने के डर से? नरेंद्र मोदी जी प्रजातंत्र को खत्म कर रहे हैं, उसके डर से हम सब लोग साथ में आए। हाँ, हम डरे हुए हैं, देश के लोग डरे हुए हैं कि प्रधानमंत्री जी एक एक करके संस्थाओं का दमन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी प्रजातंत्र पर हमला कर रहे हैं। जिस प्रांत में चाहते हैं उस प्रांत की सरकार गिराना। अब झारखंड, आप बताइए बिहार, 2 दिन पहले तक देश के प्रधानमंत्री जी, मैं तो शर्मसार हूं,
एक महिला के खिलाफ नीतीश कुमार जी ने सदन में इतनी अश्लील और अभद्र बात की महिला कि इनके प्रधानमंत्री जी का रहे थे उनके साथ। प्रधानमंत्री जी का दिल निकल गया। सुन लीजिए, मैंने पक्ष नहीं लिया, फिर भी गला लगाया था। कर देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने भाषण में कहा कि महिलाओं ऐसे पापी को आप अवसर देंगी कि नहीं देंगी, बताइए। 19 विधायक थे, आप सरकार से गिरा देते उनको, सुन लीजिए, मौका ही नहीं मिलता। रद्दी माल रद्दी की टोकरी में गया। इनके सम्राट चौधरी कहते थे भारतीय जनता पार्टी के कि रद्दी माल है, वो रद्दी की टोकरी में चला गया। बिहार में अच्छा, वो शराब घोटाले में है कि नहीं? आपकी शिकायत है कि नहीं? एक मिनट, वो शराब घोटाले में है कि नहीं? आपने शिकायत की है निकी एलजी से कि वो शराब घोटाले में है? वो है कि नहीं, बताइए। हर बात तो बता दीजिए, पड़ोस में है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का विधायक वाकई नहीं सोचा था कि इसी चुनाव के पहले मैं इन दोनों को लड़ते देखूंगी। मैंने नहीं, आप में से कितने लोगों ने नहीं सोचा था 40,000 कांग्रेस और जेडीयू को लड़ते देखेंगे। अंजना तो कल्पना तो कीजिए अंजना जी, इसके विधायक ने कहा इनके कि 40,000 करोड़ रुपए का प्रमाण है। 2-3 सवाल ले लेते हैं, 2-3 सवाल लेते हैं जल्दी से। छोटे सर, पहली बात तो आपने बोला आप डरे हुए हैं, डर उसको लगता है जो गलत होता है। और रही बात सही होने की, तो हेमंत सोरेन अगर इतने ही पाक साफ थे तो 40 घंटे तक कहाँ गायब रहे थे। और रही बात अब अरविंद केजरीवाल जी की, उनको 5 बार समन जारी किया जा चुका है, वो एक बार भी क्यों नहीं पेश हुए? ठीक है, तो एक साथ जवाब दीजिएगा, 2-3 तो बिहार में तख्ता पलट, झारखंड में ईडी, तो क्या बीजेपी की 400 पार की तैयारी हो रही है? मेरा कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल है, आप बोल रहे हैं कि हम साथ में हैं, तो बंगाल में ममता बनर्जी बोल रही है कि मैं 2 सीट से ज्यादा आपको दूंगी नहीं, तो फिर क्यों हो रहा है ऐसा? हाँ, मेरा क्वेश्चन बीजेपी और जेडीयू से है। आप लोगों ने मिलकर बिहार की राजनीति को बहुत हास्यात्मक बना दिया है। आज अगर हम किसी को मुख्यमंत्री के रूप में और किसी को देखना चाहते हैं तो हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। हम एनडीए की सरकार को लेके आए, यूपीए की सरकार को लेके आए, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहते। क्या बीजेपी को भरोसा नहीं था खुद के ऊपर कि वो अकेले चुनाव जीते? आपका हो गया, जल्दी चलिए, जिसका हो गया जल्दी। मैम, हम सबको पता है कि 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो और इस डिबेट शुरू होने से पहले एक रिपोर्ट में बताया गया कि बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि 400 पार होगा इस बार। तो कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है, विपक्ष से मेरा सवाल है कि आपको डर है कि बीजेपी 400 पार करेगी और हैट्रिक लगाएगी इस बार? ठीक है, मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि काहे नीतीश जी को फिर से ले लिए? नीतीश, इसका जवाब देना चाहते हैं आप? सत्य प्रकाश जी की मुस्कान देखिए। हाँ, सुनिए, जनता ने जनादेश हमको और नीतीश जी को दिया था, तो जनादेश की वापस उसी पे सत्ता आई है जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। ये पंछी को अगर उड़ने की आदत हो तो संभल के रहिएगा। तो पंछी के लिए कहा गया मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। मैंने उनको कहा था अगली लाइन बताइए। सर, आज बिहार भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बिहार में बहुत सारी चीजें होती है, लड़कियों का फोटो एडिट करके वायरल कर दिया जाता है और कहा जाता है कि साइबर टेक्नोलॉजी के नाम पे वहां पे 0 है। पदाधिकारियों द्वारा केस एफआईआर करने के बावजूद भी केस का कोई रिजल्ट नहीं आता है। 2022 से लेके आज 2 साल हो गया है कि मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था, 2 साल के बाद कोई रिजल्ट नहीं आया है। और ऊपर से पदाधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है, जब उनको फुर्सत मिलेगा इधर से उधर जाने में, कुर्सी बचाने में, तब शायद वो ध्यान देंगे। के लिए गृह मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट जारी की है, और आप जिस केस की बात कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को खत्म होने के बाद दीजिएगा, ऐसी कोई कमी नहीं है। जरूर आप एक चिट्ठी यहाँ बना के उनको दीजिएगा, मैं सुनिश्चित। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से है कि वो भी तो वायरस था ना एक दूसरा सरकार में घुसा हुआ, इसलिए वो साइबर काम नहीं करता। गृह मंत्रालय किसके पास था? मैं कहता रहा हूँ उसमें वायरस भी तो था पीछे से, राइडर। अच्छा, राइडर था, बहुत तेज वायरस था, बहुत तेजस्वी वायरस था। मेरा सवाल ये है कि सोरेन को अब तक शपथ क्यों नहीं दिलाई गई, जबकि नीतीश कुमार को सेम डे शपथ दिलाई गई थी? अब दिला दी गई है, लेकिन वही मैंने पूछा वो सवाल। चलिए ठीक, वो मन नहीं भर रहा है तुम्हें? जल्दी। मैं सुधांशु जी, आपने कहा कि वो पहले यहाँ थे तो फिर आ गए यहीं पे, तो बिहार के लिए क्यों नहीं विकास पे बात हो रही है? क्या प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं कि आप बिहार केवल अपने 40 या 39 जो हमने सांसद जिता के भेजे हैं, कि वही लेने के लिए बिहार आते हैं? विकास की चिड़िया पे बात नहीं करते हैं, वो जहाज पे लौटने वाली चिड़िया पे बात करते। 2005 में हमारी सरकार आने से पहले बिहार में कृषि विकास दर कितनी थी, और जब हमारी 2014 में सरकार आई और हमारा गठबंधन टूटा तब विकास दर कितनी थी? मैं नहीं बोल रहा हूं, जाके देख लीजिएगा। विकास दर, क्राइम की दर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, ये सारी की सारी हमारे टाइम में आने के बाद बढ़ी है।
और अब आप चिंता मत करिए, अब आने वाले समय में बिल्कुल मामला बिल्कुल। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं अंजना जी, ये लोग कहते हैं ईडी जहां जाती है तो वहां पर इनकी सरकार गिर जाती है, पर ये बात पूरी समझ नहीं पा रहे हैं। फैक्ट ये है कि राहुल गांधी की यात्रा जहां जाती है वहां इंडी गठबंधन टूट जाता है। वो निकलते हैं असम में, और असम में निकलते कहां से हैं? धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, फिर बंगाल में कहां इंटर करते हैं? मालदा। जरा इन इलाकों की भी डेमोग्राफी जाके देख लीजिएगा। धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, फिर बंगाल का मालदा, जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशंस का कंसंट्रेशन है, और उसके बाद बंगाल में दीदी अलग हो जाती हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश में मायावती जी कहती है हम अलग रहेंगे, पंजाब में आम आदमी पार्टी आंख दिखा देती है, पता नहीं भैया आपने, बिहार आप पहुंचते एस्ट्रोलॉजी अच्छी जानते हैं, पता नहीं किस मुहूर्त में आपने ये बात की है। बंगाल पता नहीं वो दंड मुहूर्त था कि गंडक मूल था कि भद्रा लगी हुई थी कि मार्केज था, दिखाना चाहिए इनको। पूरी खबर आ रही है आपके लिए अभय जी, ये बंगाल से आ रही है। कांग्रेस पार्टी पर ममता बनर्जी ने अब सीधा वार कर दिया है। पता नहीं कांग्रेस 300 में 40 सीट भी जीतेगी या नहीं। अब ये सुधांशु जी नहीं कह रही, ममता बनर्जी कह रही है, नीतीश कुमार। पर ममता इनकी छूटेगी नहीं उनसे। ये ओरिजिनल आर्किटेक्ट थे, और आज सुबह तक राहुल गांधी की यात्रा बंगाल में ही थी। देखिए, ये ओरिजिनल आर्किटेक्ट्स थे इस गठबंधन के, चाहे वो ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल से लेकर उद्धव ठाकरे के घर जा जाकर सबको इकट्ठा किया। आपने उनका सम्मान नहीं किया। देखिए, बंगाल में ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। जिस प्रकार राहुल गांधी जी की यात्रा को लाखों लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है, उनकी यात्रा सत्ता केंद्रित नहीं है, उनकी यात्रा न्याय दिलाने के लिए। दस्तकों का दरवाजों, बिहार के डीएनए को गाली दिया, न्याय मिला। दस्तकों, अरे आपके अजीब सवाल है। आप 50 अच्छा, भारत जोड़ो करते रहते हैं, रद्दी की वो टीआर बालू और वो मारन बोल गए, बिहारियों को गाली दिया, न्याय मिला। कुमार जी ने क्या नफरत फैलाओ और प्रेम जोड़ो करते रहते हैं, कोई प्रेम नहीं जोड़ रहे थे आप। मोदी जी ने बिहार के डीएनए का अपमान किया है। अरे तो उन्होंने सॉरी बोला उसके बाद। किसने सॉरी बोला? हाँ, उस बात को वापस लिया भारतीय जनता पार्टी ने उस बात को। 150% अपराध बढ़े नीतीश कुमार जी के वहां पर सत्ता में आने के बाद। ये कब पता चला आपको? 2014 से। अरे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, जब आप विपक्ष में आते ये बुद्धि आ जाती है। 60% महिलाओं का एब्डक्शन बिहार में बढ़ा है, जो जंगल राज का राग अलापते जब भारतीय जनता पार्टी। तो अप्रामाणिक बात करने का आदि नहीं हो। ये जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे तब के डेटा है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के, जिस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने ली थी। और ये सही नहीं होता। ये अरे बचा कौन अब इंडिया गठबंधन में, ये तो बताइए। हमारा हौसला, हमारा साहस है जो हम इस सत्ता के दो बचा है, साहस और हमने 2004 में भी हमने यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से कोई अनुबंध नहीं किया। ममता दी जो कह रही है हमने लेफ्ट के साथ नहीं किया था, लेकिन 335 सीटें आई। आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि भगवंत मान ने भी कह दिया है पंजाब में नहीं देंगे 13 सीट में से एक भी सीट नहीं देंगे। देखिए, दो बातें हैं। तो ये क्या मतलब, सिर्फ एजेंसी के खिलाफ आपको सहयोग करना है, सीट शेयरिंग नहीं करेंगे? नहीं, ना केवल एजेंसी के खिलाफ, आज ये गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है। एक बात देखिए आप, चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में हम सुना करते थे कि वोटों की गड़बड़ी होती है, वोटों की चोरी होती है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। पूरे देश के लोगों ने देखा कि किस तरह से ये बैलेट को लूटते हैं। दूसरी बात, अभी बात झारखंड की हो रही थी। आजादी के बाद से आज आ रहा हूं ना, आजादी के बाद से आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 48 घंटे कोई वहां सरकार नहीं रही, ना तो प्रेसिडेंट रूल था, ना कोई मुख्यमंत्री था। तो इनको संविधान की चिंता नहीं है। एक बात आप समझिए, अभी कह रहे थे, हमारे एक नेता का नाम बता दीजिए, आपको आश्चर्य होगा। छगन भुजबल जी को 2016 में एफआईआर होता है और 2022 में केस क्लोज होता है, यह कहते हुए वही एजेंसी ईडी कहती है कि हमारे पास वो पिटीशन नहीं मिल रहा है जो पिटीशन हमने फाइल किया था। हास्यास्पद नहीं है ये? नारायण राणे जिस पर किरीट बिल्कुल नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया। नारायण राणे, किरीट समैया ने कहा था कि 300 करोड़ का यहां पर गड़बड़ी हुई और ईडी ने माना, लेकिन आज वो मुक्त हो गया। लिस्ट है लक्ष्मीकांत शर्मा, सुरेंद्र पटवा, मोहित कंबोज, अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो ऐसे दर्जनों ऐसे केसेज हैं। तीसरी बात, पढ़ते ना, अब बड़ा आश्चर्य हो रहा है भाई, कल तक तीखे प्रहार उधर कर रहे थे, आज इधर कर रहे हैं, परसों कहां रहेंगे पता नहीं, परसों कहां रहेंगे पता नहीं। हाँ बिल्कुल, चूंकि बात अब संविधान की आ गई है, बात इस देश के जनतंत्र की आ गई है।
अगर बात संविधान की आएगी, बात जनतंत्र की आएगी, तो बाकी लड़ाई पहले, बाकी देखिए हम ये मानते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी सब अलायंसेस भी इस अलायंस के अंदर बने। ममता बनर्जी हमेशा केजरीवाल जी से संपर्क में रही है। ममता बनर्जी दिखा रही है। ममता दी ने हमेशा कहा है कि आज इस देश के संविधान को बचाने के लिए, जनतंत्र को बचाने के लिए तो सभी अपोजिशन को इकट्ठा बैठ के बात होगी। ये तो स्टूडियो में तय नहीं होगा ना, ये स्टूडियो में अलग अलग पार्टी बने, जिनका डिफरेंसेस होगा, लेकिन आज जिस तरह से इस देश में तानाशाही चल रही है, जिस तरह से इस देश में वोटों की चोरी हो रही है, जिस तरह से इस देश में विधायक लूटे जा रहे हैं, वोटों की चोरी जरूरत है नहीं यहाँ बैठे नौजवानों को भी इकट्ठा हो जाने का। मतलब हैदराबाद, बेंगलुरु सब भागना पड़ता है विधायकों को बचाने के लिए आप लोगों से। 90% सीटें इनकी दिल्ली विधानसभा में हैं और ये कहते हैं कि हमारी पार्टी तोड़ी जा रही थी। कोशिश तो आपने खूब किया, 13 से कोशिश कर रहे हैं आप। 90% मैं तीनों बार विधायक रहा हूं मैं। आपके लोग मधुमक्खी तरह घबराते रहते हैं मेरे इर्द गिर्द, रोज आते हैं हमारे पास बैठने के लिए आपके लोग। 3 बार विधायक, 13 में भी, 19 में भी और 23 में भी। इनका एक ट्वीट बताते हैं शरद पवार जी के विषय में, इतने 1000 करोड़ की वो है। मुझे आश्चर्य है जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो कैसे इतना बड़ा नेता बन के घूम रहा। श्री अरविंद केजरीवाल 2012। आज मैं आदरणीय पवार साहब से मिला गठबंधन करने के लिए। साहब इतना ज्यादा बदलाव, और बाकी सब तो छोड़िए, क्या लुटेरा अंदाजा नहीं था, संविधान का लुटेरा आ जाएगा वो अंदाजा नहीं था, लुटेरा आ जाएगा अंदाजा नहीं था। सुनिए, दिल्ली विधानसभा एक ऐसी विधानसभा जिसका सत्रावसानी नहीं होता है, नेवर एंड्स। क्योंकि इनको पता है कि अगर सत्रावसान करेंगे नए सत्र के लिए एलजी के पास जाना पड़ेगा, तो जाना ना पड़े नहीं देंगे। और सुनिए, सत्रावसान नहीं होता है, मगर साल में एक बार बैठती है, केवल 2 दिन के लिए बजट पास करने के लिए, बाकी कभी बैठते नहीं है। और संविधान की बात करते हैं, दोनों पार्टियों ने कभी संसद से पारित किसी कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो सकता है? नहीं हो सकता। सीए के खिलाफ दोनों ने किया, और जबकि सीए नागरिकता जुड़ा हुआ विषय था जो राज्य का विषय ही नहीं है, मगर इसके बावजूद इन दोनों ने किया। संविधान का मजाक किसने बनाया ये सारे लोगों को पता है। मगर आपने एक बात कही थी, 48 घंटे सरकार नहीं 24 घंटे थी। साहब इस देश ने वो भी देखा है, 48 घंटे 2 मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, 22-23 फरवरी 1998 में। मगर हम लोग तुरंत कोर्ट गए, हमने कहा अभी सदन में बहुमत करवाइए, और खटाक से हम लोग जीत गए। इसलिए आप कोर्ट नहीं जा पाए, आप जहाज में बैठ के भागने के चक्कर में। जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा हुआ है, हमें नसीहत देने। अरे किरदार तो बहुत जबरदस्त दिखा है। शीला दीक्षित जी के लिए बेईमान, मेरे पास बक्सा भर के सबूत हैं। जब सरकार इनके साथ मिलकर बना ली, हर्षवर्धन जी ने कहा तो कहते सबूत दिखाओ, तो बक्सा गायब हो गया। और इनके लिए एक लाइन अगर अनुमति हो तो कह दूं, आपने कहा इंडी गठबंधन में कौन है, कांग्रेस के लिए कहता हूं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले। एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले। अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, हम पे इल्जाम लगाने वालों। उत्तराखंड में सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जिस हाउस की प्रोसीडिंग का कॉग्निसेंस सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकती, उसमें मोदी की कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित करके उत्तराखंड की सरकार गिरा दी थी, वो वापस रिस्टेट की। एक के बाद एक प्रदेशों को छीनना प्रारंभ किया इन्होंने। मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी, महाराष्ट्र में ईडी सीबीआई के समन भेज कर शिंदे सेना अलग बनवा दी, कर्नाटका में विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी, झारखंड में यही खेल प्रारंभ है। जेडीयू में सृजन घोटाले के फेविकोल से चिपके हुए ये सृजन घोटाले का आरोप सुशील मोदी, झूठ नहीं, सच बात है। आप तो कल तक सृजन घोटाले के समर्थन में बोल रहे थे। नीतीश कुमार जी ने, आपको कुछ मालूम नहीं है। उद्योगपति है, देश के मूर्धन्य उद्योगपति है गोयनका, क्या ट्वीट करते हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। पब्लिक मनी बीइंग स्टोलन थ्रू 80-90% हेयर कट्स इन एनसीएलटी। एक खेल चल रहा है, 5,38,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। 10-10 हजार करोड़ की कंपनियों को 300-300 करोड़ रुपए में ये लोग सेटल कर रहे हैं। 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स इनकी सत्ता की सरपरस्ती में भगाए गए। संजय सरा बंधु हो, ऋषि अग्रवाल हो, हमारे मेहुल भाई हो, नीरव भाई हो, और इतना ही नहीं, एंटीगुआ की नागरिकता भी इनकी सत्ता की सरपरस्ती में उनको दिलाई। अगर आज नहीं जागे तो देश के संसाधनों को लूट लेंगे। किसान 27 रुपए कमाता है, इनका धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है। इस हिंदुस्तान में 100 लोगों की नेटवर्क 54 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जितना 1.5 साल के हिंदुस्तान का बजट रहता है। अगर ऐसे ही आप तालियां ठोक कर इनकी सत्ता को पोषित करते रहे तो एक दिन हम लोग वो ताली बजाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। सारे संसाधनों की लूट कर रहे हैं। आज अवसर है कि जाग जाइए और इस सत्ता को सबक सिखाइए।
ठीक है, जवाब दे दीजिए। एक सवाल ले लें इससे, उसका जवाब दीजिए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी सवाल पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस इतनी कंफ्यूज क्यों है? एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वहीं डीके सुरेश जी वहां कह रहे हैं कर्नाटका में कि दक्षिण को अलग कर देना चाहिए, कि दक्षिण भारत को अलग कर देना चाहिए। और मतलब है ये क्यों बोलते हैं आप लोग ऐसे? अंजना जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अच्छा इसका सवाल पूरा नहीं, मन नहीं भरा, पूरा कर लें। सुधांशु जी के साथ रील बनाई तो सवाल तो पूरा जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ममता बनर्जी जब अलग हुई तो आपके कुछ नेताओं ने बयान दिए, जयराम रमेश जी ने, उन्होंने बयान दिया कि वो वापस आ जाएंगी, लंबा रास्ता है। और उसके बाद दीपा दास मोइचे जी ने, उन्होंने बयान दिया कि वो तो बीजेपी के समर्थन में है, वो तो बीजेपी के साथ जाना चाहती हैं। तो क्या उनके मंत्रियों को पता नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? आज ही जीतन राम मांझी का बयान आया है कि अगर मंत्री पद 2 नहीं दिए मुझे तो इंडिया के गठबंधन दल ने मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया था। संजय निषाद को गले लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए इतनी घृणित बात करते हैं कि वो मां कौशल्या और दशरथ के संबंधों पर सवाल खड़ा करते हैं। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री जी उनको गले लगा देते हैं। और दक्षिण इस बयान से हम विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कारों का देश है, हम सब एक है। लंबी लड़ाई हमने इसीलिए लड़ी है, हमने इस देश को एक करने की लड़ाई लड़ी है। दक्षिण के दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए बाहर कर दिया है कि ये नफरत की राजनीति। ठीक है, एक्शन क्या लेंगे उनके खिलाफ? कुछ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। कुछ नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज 1 घंटा 40 मिनट बोला राज्यसभा में। मैंने अंजना जी बयान सुना भी नहीं जो आपने बताया। अच्छा, बयान अब सुना नहीं। ठीक। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। सुधांशु जी, अमित शाह जी ने कहा था कि जेडीयू के लिए हमारी सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो सर क्या कोई खिड़की खुली छोड़ दी थी क्या? नहीं, आजकल ये समझाते हैं कि दरवाजा है, कोई दीवार थोड़ी है ना सर? हाँ, दरवाजा खुला। मैंने तो कहा मूल जनादेश जिसपे था उस परिस्थिति के तहत ये दोबारा आए, जनता के जनादेश का सम्मान किया है। मूल जनादेश तो हमारे साथ था ना। इसका मन नहीं भरा होगा, मुझे पता है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। तो मैं नीतीश कुमार जी का वो कोट बता देता हूं। जब आरजेडी के साथ सरकार थी तो उन्होंने क्या कहा था? जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसका अर्थ हो गया कि उन्होंने कहा जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं, कुसंग यानी बुरी संगति में उन पे दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चंदन के पेड़ के चारों तरफ भुजंग यानी सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन शीतल बना रहता। अब सांप किसके लिए कहा था? अब नई चंदन और भुजंग की जोड़ी आ गई है, चिंता मत करिए। नीतीश जी को नहीं, हमारी इनकी जोड़ी तो पुरानी थी। तो अंजना जी अभ्यास में मेघालय में गए थे तो वो संगमा को कहते थे सबसे भ्रष्ट है ये। और एक इनका बर्नाड शाह था, 73 लड़कियां और ड्रग्स पकड़ाए, यूपी में गिरफ्तार हुआ, वेश्यालय चलाता था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं संगमा के खिलाफ चुनाव लड़ाया और उस संगमा के साथ फिर करते हुए जल्दी से सवाल ये है कि इधर भी तो एक ऐसा गठबंधन बना है ना जो अपने आप को एजेंसी से बचाने के लिए है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जनता को कि जो नहीं है, जिनके खिलाफ डायरेक्ट कोई मामला नहीं है, इनके भतीजे के खिलाफ तो है, खैर अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ, वरना बाकी सारे छिटक रहे हैं। नीतीश बाबू भी निकल लिए, ममता जी। इधर वो तमाम लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं और इनकी ईडी सीबीआई से डर नहीं रहे हैं। उधर वो लोग हैं जो ईडी सीबीआई से डर के वहां शामिल हो गए हैं। जवाब दीजिए सर। एजेंसियों के दुरुपयोग पर जब हम कह चुके कि हमारे खिलाफ, हम विपक्ष में रहे, हमारे साथ नहीं हुआ है, अगर इनको एजेंसियां बुलाती है तो संविधान का शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री देश के कानून का सम्मान क्यों नहीं करता? करना चाहिए। और जो भी आएगा सामने वो अदालत में तय हो गया। इस तरह से अगर कहेंगे कि गठबंधन इस आधार पे बन रहा है कि कोई हमें डरा रहा है, तो हम किसी के डर वर से कहीं नहीं जाते। एक मूल्य की राजनीति थी, उन्होंने शुरुआत करी थी, उस शुरुआत में कई कमी रह गई। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा कॉकस पूरी लीडरशिप हड़पना चाहता था, न्याय यात्रा वहां से शुरू करते, इंडिया नाम का गठबंधन था। तो हमें बिहार की सरकार को चलाने में नीतीश जी को कोई दिक्कत आ रही थी, उन्होंने इस्तीफा दिया, भाजपा ने समर्थन दिया, हमने उसका स्वागत किया। एनडीए में नीतीश की मजबूरी है जिसकी वजह से आपने उनको स्वीकारा है, और एजेंसीज का इस्तेमाल वो लोग जो आपकी तरफ नहीं आते हैं वो सरकार करती रहेगी। देखिए, मैं इसका उत्तर पहले भी दे चुका हूं, पर ये साफ कहना चाहता हूं। एक तरफ वो गठबंधन है जो भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद और अपनी अपनी पारिवारिक संपत्ति को बचाने के लिए, और दूसरी तरफ हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वो गठबंधन है जिसमें सिर्फ राजनीतिक शुचिता नहीं, जरूरत पड़ने पे 11 दिन तपस्या भी की है श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा से पहले। तो एक अंतर है भरोसे का, जांचा परखा खरा नेतृत्व का गठबंधन, और एक है भ्रम का, आपस में लड़ता हुआ, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ गठबंधन।